चलो बॉयज, चलो हम लोग जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी अभी जो हमने रिवाइज किया है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या था कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम सभी को पता है कि बहुत लंबा होता है ये। अराउंड जब हम लोग पढ़ते भी हैं तब भी 10 to 12 क्लासेस के आसपास लग जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से अपने जो एग्जाम भी है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तक का चांसेस रहता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा स्किप करने के लिए नहीं सोचा। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में ही समझाने का ट्राई किया। उसमें भी लास्ट में थोड़ा सा वीडियो हैंग मारने लग गया था जब 2 आवर्स से ज़्यादा रिवीजन वीडियो बनने लगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हैंग मारने के लिए उसके वजह से क्या हुआ कि मैं आपको सेल और पावर का जो अपना नोट्स वाला पोर्शन था उसको मैं दिखा भी नहीं पाया, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहला 2 मिनट लेकर के हम लोग थोड़ा सा वो सेल और पावर वाला जो पार्ट है उसको थ्रू नोट्स एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा हुआ था। तो नोट्स में एक बार देख लो। तो पावर वाला पार्ट जो है पावर, तो पावर एंड एनर्जी, पावर का ये जनरल फॉर्मूला है P इक्वल्स टू ई बाई टी, ई इक्वल्स टू पी टी। बैटरी जो होता है वो एनर्जी सप्लाई करता है, और सप्लाइड, है ना, P इक्वल्स टू वी आई। इसके बाद बात अगर हम लोग रेसिस्टर का करेंगे तो ये एनर्जी को कंज्यूम ही करता है, इसलिए पावर कंज्यूमिंग डिवाइस बोलते हैं। इसमें जो हीट का इक्वेशन लिखते हैं वो हो गया आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। फिर हम लोग ये पावर कंज्यूम्ड का वैल्यू बस टी से डिवाइड करके वो बना दिया। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो फिलामेंट बल्ब है और इलेक्ट्रिक हीटर है। ओके, बल्ब के बारे में अगर बात करें तो हर एक बल्ब पे वोल्टेज और पावर दोनों रेटेड होता है। तो ये डीसी बल्ब्स हैं, डीसी डायरेक्ट करंट वाले, इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे। वी और पी हमारा मेंशन्ड है। तो देखो 220 और 10, तो ये जो मेंशन रहता है इसके हेल्प से आप हमेशा ही रेसिस्टेंस निकाल पाते हो। ये इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स इफ इफ अप्लाइड वोल्टेज इज 220, ये अगर 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे देन द बल्ब विल कंज्यूम 10 वॉट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है अगर 220 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करोगे तो यहाँ पे पावर भी 10 वॉट से ज्यादा कंज्यूम होगा, और 220 वोल्ट से कम अगर अप्लाई करोगे तो पावर भी 10 वॉट से कम कंज्यूम होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना कि अगर 220 वोल्ट से ज्यादा या कम क्या कर रहे हो उसका तुम जानो, लेकिन अगर यहाँ पर कंज्यूम्ड पावर 10 से ज्यादा निकला तो मतलब ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब विल फ्यूज इफ सप्लाइड पावर या कंज्यूम्ड पावर एक्सीड्स द रेटेड पावर, ठीक है। ओके, नाउ रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये R जो है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय R को यूज करके रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। इन जनरल ऑल द बल्ब्स आर हैविंग सेम रेटेड वोल्टेज, सभी पर सेम ही वोल्टेज होता है, इसीलिए रेसिस्टेंस और पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ आया? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक। इसके बाद अरेंज द बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस, तो जिसका जितना ज्यादा पावर तुम्हें दिखेगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, समझ आ रहा है? और जिसका पावर तुम्हें कम दिख रहा है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद हमने देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, सीरीज में भी लगा सकते हैं, ये सब मैंने उसमें समझाया आपको, यहाँ पर जस्ट एक रिकेप है, ठीक है। तो रिकेप में आप देख लो, ये दो बल्ब सीरीज में है, तो इसमें जो रेसिस्टेंस तो ऐड होता है लेकिन पावर ऐड नहीं होता है। पावर का फॉर्मूला जो बनता है वो 1/P यानी ऐसा वाला बनता है, मतलब सीरीज में लगाने पर इक्विवेलेंट पावर घट जाता है और पैरेलल में लगाने पर इक्विवेलेंट पावर बढ़ता है, ठीक है। सो इन सीरीज इक्विवेलेंट पावर डिक्रीजेज, इन सीरीज लेस रेटेड जो बल्ब होता है जिसका पावर कम रेटेड है वही ज्यादा ग्लो करता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और इन पैरेलल में जो है वो इक्विवेलेंट पावर इंक्रीज होता है, और जिस पर ज्यादा रेटिंग है, हाई रेटेड वाला जो बल्ब है वही ज्यादा ग्लो भी करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कंपेयर द ब्राइटनेस, 60 वाट 30 वाट दोनों देखो पैरेलल में है ना, तो 60 वाट विल ग्लो मोर, ये ज्यादा ग्लो करेगा। इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बल्ब है 20 60 30, तो अभी ये 60 और 30 का, ये 60 और 30 का पहले इक्विवेलेंट निकाल दो, तो इसका इक्विवेलेंट निकलेगा 20, यहाँ पर भी निकला 20। इसका मतलब ये हो गया कि 20 जितना ग्लो करेगा उतना ही ग्लो ये दोनों मिल के करेगा, लेकिन इंडिविजुअल अगर बात करेंगे तो इंडिविजुअल 60 हो या 30 हो दोनों का ही ब्राइटनेस उससे कम होगा,
तो सबसे ज्यादा ये ग्लो कर जाएगा, ये ऊपर वाला 20। और उसके बाद इन दोनों में जो लेस रेटेड है, क्योंकि सीरीज है ना, तो सीरीज में जो लेस रेटेड है ये 30 वाला, वो ज्यादा ग्लो कर जाएगा, और सबसे कम ग्लो करेगा 60 वाला। ठीक है, ओके। इस पर बेस्ड आपको जैसे ये सब क्वेश्चन है, आप खुद से इसको अटेम्प्ट करो। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अटेम्प्ट इट। यहाँ पर ऑल द बल्ब्स जो है वो आइडेंटिकल है, कौन किससे ज्यादा ग्लो कर रहा है। यहाँ पे चौथा बल्ब है, हियर इज द फोर्थ बल्ब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये जो सेकंड और थर्ड सीरीज में है, फर्स्ट उसके पैरेलल में है, और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इधर पे ये ऐसे करके है, यहाँ पर एक बल्ब है। ठीक है, यही है अपना B4। तो ये चारों बल्ब का ब्राइटनेस को हमें कंपेयर करना है, तो आप लोग खुद से अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से व्हाट विल बी द इफेक्ट अपॉन ब्राइटनेस ऑफ ईच बल्ब इफ स्विच इज क्लोज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर से स्विच को बंद करते हैं तो हम लोग जो है पावर को कैसे कंपेयर करते हैं, यानी कि ब्राइटनेस किसी भी एक बल्ब का कैसे। तो ये जब भी बात स्विचेज वाला होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, लेकिन हाँ ये नीट का नहीं बल्कि जेई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, जब भी ये स्विच को बंद कर किया जाता है ना, तो इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है। कभी भी अगर डायरेक्ट स्विच वगैरह का क्वेश्चन दे दे तो इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। तो आप इसको ये मत समझ लेना कि ये बहुत ही इजी हलवा है, हलवा नहीं है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है, उसके बाद ही आप कर पाओगे। तो पहले बिना स्विच को लगाए, बिना स्विच को लगाए ये बल्ब से करंट निकालना पड़ता है। जैसे ये देखो, ये भी है, ये भी से अब यहाँ का रेसिस्टेंस को मान लेते हैं R, ये भी R, ये भी R, तो यानी इस हिसाब से यहाँ का रेसिस्टेंस हो गया 2R। समझ आ रहा है? अब ये 2R और ये R, तो इस हिसाब से 2R और R का हो गया कितना, 2R/3। तो इस हिसाब से तब करंट कितना हो जाएगा, तो करंट को निकाल दिया हमने, V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इससे आ गया 1.5 V/R। अब जो करंट यहां से गया, उस करंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं होता है, तो उससे करंट और इन दोनों से करंट ये निकाल दिया। फिर जब हम लोगों ने इसी स्विच को बंद किया, इस स्विच को बंद करेंगे तो बताओ करंट, जो नीचे वाला करंट है वो तो ऐसे करके निकल जाएगा, तब तो ये वाले बल्ब से करंट ही पास नहीं होगा। तो इस बल्ब से जब करंट पास नहीं होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ही बदल जाएगा। तो जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बदलेगा तो पूरा सर्किट का करंट भी बदलेगा। तो उस वाले पार्ट को भी देखो, यहाँ पर देखो, जैसे ही वहां पर से नीचे में स्विच बंद किया, अब यहाँ पर ये देखो, ये दोनों को एक साथ करके देखो। यहाँ पर जैसे हमने स्विच को बंद किया, अब ये वाला बल्ब जो है काम नहीं कर रहा है, तो ऊपर में एक बल्ब और नीचे में एक बल्ब, तब ऐसे में जो रेसिस्टेंस बना R/2, समझ आ रहा है? और फिर करंट जो है वो आ गया, फिर वो करंट को अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम लोग जो है कंपेयर करेंगे, यहाँ पर देखो अभी कितना है करंट, V/R, पहले भी करंट कितना था, V/R। तो बल्ब 1 में करंट चेंज नहीं हुआ, तो मतलब बल्ब 1 का पावर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अब बल्ब 3 का बात करेंगे। बल्ब 3 में से पहले जो करंट जा रहा था वो 0.5 V/R था, और अब जो जा रहा है वो V/R है, तो बाद का करंट ज्यादा है, तो मतलब बल्ब 3 का ब्राइटनेस बढ़ गया। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 रिमेन सेम, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 का बात ही नहीं करेंगे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 3 इंक्रीजेस। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। इसको आप इंपॉर्टेंट में से मानोगे, लेकिन जेईई कैटेगरी से, तो थोड़ा सा नीट के लिए ये कम इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद इसमें वही स्विच वाला क्वेश्चन है। तो स्विच वाले क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होते हैं, आप इसको आराम से वक्त दे करके सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस पर भी आप एक बार वक्त दे करके ट्राई करना। ओके, इसके बाद बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल का। ये बॉयल करने के लिए, मान लो पानी को बॉयल करने के लिए हमने यूज किया, तो टाइम टी लग रहा है, मास m, तो जो भी यहाँ पर पावर दोगे ना, वो इसको बॉयल करने में यानी ms∆T में ये यूज होगा। तो एनर्जी जो होगा P इंटू टी, वो ms∆T बन जाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग हीट एंड थर्मो में भी। फिर देखो टाइम एनालिसिस है। अगर मान लो कैटल 1 का टाइम T1 है, कैटल 2 में टाइम T2 लग रहा है, तो जब सीरीज में लगाते हैं तो टाइम बढ़ ही जाता है, और पैरेलल में लगाएंगे तो टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जब लगाते हैं तो इक्विवेलेंट पावर बढ़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल के ऊपर। तो सेल में क्या था, इट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आइडियल सेल है, ये रियल सेल है, ये सब हमने पढ़ लिया। ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल
व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड इन एनी सर्किट। तो जब मान लो कि सेल को किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट थ्रू द सेल अगर जीरो रहेगा तब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, व्हेन करंट थ्रू द सेल इज जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन करंट थ्रू द सेल इज जीरो। ओके, इसके बाद व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस? तो इट इज द रेसिस्टिव पार्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, एंड इट कंज्यूम्स एनर्जी आल्सो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दैट्स ऑल। चलिए, सेल आर ऑफ टू टाइप्स। कितने, कौन कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हम रियल सेल्स का बात कर रहे हैं। रियल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। एक प्राइमरी जो होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते, जो सेकेंडरी होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, समझो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो सेल दो पार्ट में आ सकता है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, कैसे समझोगे कि ये डिस्चार्जिंग है? तो इसका जो ये वाला है ना, ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल, इससे करंट ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा। और चार्जिंग वाले में अगर ये पॉजिटिव है ना, इसमें करंट ये अंदर के तरफ जाएगा। ठीक है, यही इसका पहचान है। ओके, फिर से देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड फ्रॉम द सेल कैसा होता है, इनसाइड द सेल क्या होता है। इस पर आपको क्वेश्चन बन रहा है। ये देखो, ये तो सेल ही हो गया। आउटसाइड द सेल में क्या होता है? हाई से लो, और इनसाइड द सेल में लो से हाई। इनसाइड द सेल समझ में आ रहा है ना? इनसाइड द सेल का अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वाला रीजन। और आउटसाइड द सेल जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ये वाला बात कर रहा हूँ। ये इसको हम लोग कहते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड में अगर बात करें, आउटसाइड में क्या होता है देखो, तो हाई से लो, हाई से लो, हाई टू लो। ठीक है, और इनसाइड में क्या होगा देखो, लो से हाई। फिर से देखो, इनसाइड द सेल में लो टू हाई। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना आ गया? ई माइनस आई आर। ऐसे ही चार्जिंग में भी बात कर लो। तो चार्जिंग में अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट का बात करेंगे आउटसाइड में, तो आउटसाइड ऑफ द सेल में देखो किधर से किधर जा रहा है, तो लो से हाई की तरफ, देखो लो टू हाई, और इनसाइड में हाई टू लो। तो चार्जिंग ऑफ द सेल्स पे आपको क्वेश्चन बहुत कम ही बनेगा, आपको डिस्चार्जिंग को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो यहां से आपको ये भी पता चलता है कि while charging potential difference becomes more than EMF, and while discharging potential difference becomes less than EMF। V equals to E minus IR, आप लोग याद रखेंगे। ओके, फिर VI ग्राफ ऑफ अ सेल इन डिस्चार्जिंग कंडीशन, जब डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इस पर थोड़ा डिटेलिंग कर रहे हैं। तो V और I का ग्राफ जो होता है, यहाँ पर V है, देखो ये है V और ये है I। ठीक है, तो V वर्सेस I का जो ग्राफ है, तो जैसे जैसे I बढ़ेगा V का वैल्यू घटेगा। ठीक है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर है। तो ये कुछ ऐसा है, इसका जो स्लोप है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। आपको दो तीन ग्राफ पिछले वाले में भी सिखाया है, एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर भी मिला। डन है, चलो। तो इसका स्लोप को ही याद रखोगे। तो स्लोप को याद रखोगे, साथ में क्या कोई और पॉइंट है याद रखने लायक? एक पॉइंट और है, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का वैल्यू कितना है? ई बाई आर। ये आई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है? ई बाई आर। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है? ई पे। ठीक है, इस पर एक आध क्वेश्चन जरूर आपको ट्राई करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये तो हो ही गया, वाई इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है। ठीक है, तो ये वाई इंटरसेप्ट और स्लोप क्लियर है। और इस पर एक क्वेश्चन हो जाए तो बड़ा ही अच्छा है। आगे वे कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, देखते हैं। ओके, अभी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक रियल सेल कब मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करता है? जब जब ये देखो, फॉर मैक्सिमम पावर क्या होता है, यहाँ पर पढ़ करके देख लेते हैं। हमें पता है जब आउटसाइड रेसिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पर, तो R इक्वल्स टू, यहाँ कैपिटल R है, R इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, R इक्वल्स टू स्मॉल r। देखो, तो P मैक्स का वैल्यू भी निकाल करके यहाँ बताया है। ओके, प्रूव दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ रियल सेल इज जस्ट 50%, ये आपको नहीं पूछेगा। ओके, इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको कर लेना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सो दैट द सेल कैन ट्रांसफर मैक्सिमम पावर। ये वाला क्वेश्चन को आप प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो यहाँ पर देखो इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना वैल्यू है 2 ओम। तो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में ये सब आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 2 ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो लगा हुआ है ये x और 2 तो पैरेलल है, तो x इंटू 2 बाई एक्स प्लस 2 ये इक्विवेलेंट हो गया, और इसके साथ ये 1 ये इसके साथ सीरीज में हो गया। दिस मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस विच इज 2। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब मुझे जो एक बात खराब लगा कि यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया। डेफिनेटली मैंने करवाया है, लिखा हुआ नहीं है। ओके एक क्वेश्चन यहाँ पर से देखो आप, सपोज कर लो कि ऐसा एक है, यहाँ पर लिखा हुआ है v, यहाँ पर लिखा हुआ है i, ऐसा एक ग्राफ उसने दे दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, है ना, और ये वाला जो वैल्यू है ना ये मान लेते हैं ये 2 है। आपसे पूछ लेगा इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बताओ, ये ग्राफ दे करके, ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बताओ। बताओ कैसे बताओगे, तो इसका स्लोप कितना हो गया, तो ये 10 है ये 2 है, तो r जो होगा वो स्लोप ही है, मॉड ऑफ स्लोप, तो 10/2 कितना हो जाएगा ये 5। समझ आ रहा है, इस तरह के ही क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछते हैं। चलो डन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सो यू कैन अवॉइड इट। सीरीज में लगता है सबको ऐड करते हैं, पैरेलल में आइडियल सेल को तो पैरेलल में लगाते ही नहीं है, रियल सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स ये अपने नीट के लिए बहुत काम का नहीं है स्टिल। ये देखो सीरीज में अगर हम लोगों ने लगाया तो सबका ईएमएफ को ऐड किया, रेसिस्टेंस तो हमेशा ही ऐड ऑन होता है, अगर कोई भी एक को उल्टा कर दिया तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला बनता है, जैसे E1/R1 प्लस E2/R2 बाय प्लस E3/R3 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इसको याद करने में भी मुश्किल है और आपको एग्जाम में पूछता भी नहीं है, तो इसका एक स्पेशल केस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि आपको सिर्फ ध्यान में रखने की जरूरत है। चलो मैं दिखाता हूँ वो केस। ये रहा, ये रहा, अगर सेल आइडेंटिकल है तो अगर आइडेंटिकल सेल्स आपके पैरेलल में लगे पड़े हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो E के बराबर होगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा E, हाँ, लेकिन R इक्विवेलेंट कितना R/N। ये इस पॉइंट को आप समझिए। अगर मान लेते हैं कि आपके पास में ये दो सेल है, ओके, ये 2 वोल्ट है ये 1 ओम है, ये भी 2 वोल्ट है ये भी 1 ओम है, तो आइडेंटिकल सेल हो गए ना, दोनों पैरेलल में हो गए। तो इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 ही आएगा, सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। और इक्विवेलेंट आर अगर निकालें तो फिर ये देखो 1 1 2 बार है तो 1/2, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहीं पर एक और लगा देता हूं, ये एक और लगा दिया, सपोज कर लेते हैं, अब कितना हो जाएगा, ये भी 2 1 है, तो बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये अब भी 2, और इक्विवेलेंट आर कितना हो जाएगा 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर हुआ। चलो एन आइडेंटिकल सेल अगर सीरीज में, सीरीज का तो कोई पंगा ही नहीं, एन ई और ये एन आर, हाँ, इस पर बेस्ड जो है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन खतरनाक टाइप का पूछता है कि अगर कोई एक सेल का टर्मिनल उल्टा कर दे, ठीक है, तो कोई अगर एक सेल का टर्मिनल उल्टा कर दे तो क्या होगा। ये देखो सीरीज वाले में यहाँ पे नोट में लिखा है, इफ n identical cells are connected in series out of which m cells are in reverse direction, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो जितना सेल को तुमने रिवर्स किया उसका डबल माइनस होता है। तो अगर कभी एग्जाम में आता है तो ये सीधा यही आता है n-2m into e, ओके, तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद ये कुछ बहुत सारे n सेल्स m रोज ऐसा लेकर के मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया था, तो ये देखो n सेल्स सीरीज में है तो n ही हो गया, एक रो का कितना हो जाएगा बोलो एन ई, और रेसिस्टेंस हो गया एन आर, और ये एम रोज है तब भी कितना रहेगा, ये इक्विवेलेंट एन ई और इक्विवेलेंट आर कितना बन जाएगा एन आर बाई एम, है ना, और बाहर में कौन कितना रेसिस्टेंस है आर, तो टोटल आर इक्विवेलेंट जो बनेगा एन आर बाई एम प्लस आर, ठीक है। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। यहां पर देख लो I इक्वल्स टू ई इक्वलेंट बाय आर, तो ई इक्वलेंट वही एन ही रह गया, आर इक्वल्स टू आर इक्वलेंट पर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है।
चलिए, प्रूव दैट मैक्सिमम, ये सब आप लोग कर लेंगे। नहीं, ये पुराना वाला होमवर्क है, इसलिए इसको करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर से बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, ये वाला जो पार्ट था वो लास्ट वाला जो सिलेबस कर रहे थे हम लोग, उसमें वो हैंग मार गया था, इसीलिए अपना ये 15 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा चला गया। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने इंस्ट्रूमेंट हमें देखने हैं? तो काम के जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एक मीटर ब्रिज, ठीक है। अब एक क्या स्पेलिंग है, मीटर ब्रिज। दूसरा जो है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर भी डायरेक्ट बहुत काम का है ऐसा नहीं है। गैल्वेनोमीटर से जो बन रहा है आमीटर और वोल्टमीटर, हमें बस इतना ही, यही 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए काम का है। तो पहले हम लोग बात करते हैं मीटर ब्रिज पे। चलो देखो, तो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है बोलो तो? मीटर ब्रिज तो एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करके हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को निकालते हैं, अननोन रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन। मैं आपको समझाता हूँ। तो व्हीटस्टोन पर ये कैसे बेस्ड है? तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 रेसिस्टेंस का यहाँ जगह है, ठीक है। एक रेसिस्टेंस पता होगा और एक नहीं पता होगा। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पर जो है ना, एक इस तरीके से एक रेसिस्टेंस वायर है, इस बीच में एक रेसिस्टेंस वायर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे को हम लोग यहाँ पर से एक गैल्वेनोमीटर के हेल्प से इधर पे जॉकी लेकर के एक नल पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। इसको एन कहते हैं, नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? नल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिसके क्रॉस इसका डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आता है, 0 डिफ्लेक्शन। और इधर तो खैर बैटरी तो कनेक्टेड है ही, इधर ये बैटरी तो कनेक्टेड है। अब समझो इस बात को, जब ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब R1/R2 इक्वल टू ये वाला जो रेसिस्टेंस है या फिर ये वाला जो लेंथ है L1 और ये वाला जो लेंथ है L2, क्या R1/R2 और L1/L2 इक्वल नहीं होगा? जब ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब मिडिल वाले में कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो मिडिल वाले में अगर पास नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, बताओ तो? R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अगर इसका लेंथ को, अगर मान लेते हैं हम पूरा पूरा लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो अगर पूरा 100 सेंटीमीटर है और L1 का वैल्यू जो है, अगर ये L1 का वैल्यू को L मान लेंगे तो ये L2 का वैल्यू बन जाएगा 100 माइनस L। तब तो ऐसे में आप लिख सकोगे R1/R2 इक्वल्स टू L/100 माइनस L, ठीक है। इतना ही काम है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो इसमें से मान लो कि अगर R1 नहीं है मालूम तो R1 निकल जाएगा, अगर R2 नहीं है मालूम तो R2 निकल जाएगा। तो जिस भी साइड पर आप चाहो अननोन रेसिस्टेंस को लगा सकते हो और अननोन रेसिस्टेंस को लगा करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो। अब इस पर कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर बात करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या सब है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। वो बोलेगा अगर ये गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी, समझ में आ रहा है ये दोनों, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, मतलब बैटरी वहां लगा दें, गैल्वेनोमीटर यहां लगा दें, तो क्या ये नल पॉइंट के पोजीशन पर कोई फर्क पड़ेगा? पहला क्वेश्चन समझ में आया? तो भाई अगर दोनों को इंटरचेंज करोगे, स्विच करोगे, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट अपॉन द नल पॉइंट। नल पॉइंट जहां था वहीं रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट। क्लियर हो गया? इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट। याद हो गया सबको? चलो सेकंड देखते हैं। अगर वो कहता है, सेकंड क्वेश्चन, इफ अ रेसिस्टेंस, इफ अ सम एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस, उसको अगर मान लो हम R1 के सीरीज में लगा दें, तो R1 के अगर सीरीज में लगा देते हैं, यहां पर मान लेते हैं यहां पर लगा दें, तो R1 के सीरीज में लगाने पर ये जो नल पॉइंट पोजीशन है वो क्या शिफ्ट करेगा? अगर करेगा तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? तो देखो R1 के सीरीज में लगाए तो इस ब्रांच का रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो इस ब्रांच का रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इसके सामने वाला बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ जाएगा। मतलब इसका बैलेंसिंग लेंथ को अगर बढ़ाना है तो मतलब ये पॉइंट को राइट साइड में भेजना है। तो अगर ये R1 के तरफ तुमने एक सीरीज रेसिस्टेंस का यूज किया तो नल पॉइंट विल मूव अवे, दैट मींस टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ओके, ये भी बात समझ में आ गया। अब
अगर हम लोगों ने मान लो R1 के साथ में एक संट रेसिस्टेंस को यूज किया, इसको बोलते हैं संट। अगर एक संट रेसिस्टेंस को यूज किया तो क्या होगा? तो अगर इसके साथ में हमने एक संट रेसिस्टेंस को यूज किया तो यहां पर टोटल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसके सामने वाला बैलेंसिंग लेंथ का वैल्यू भी कम होना पड़ेगा। इस कारण से नल पॉइंट को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में बात आ गया? तो ये ऐसे में ये शिफ्ट कर जाएगा। तो ये सब कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो पहला इंस्ट्रूमेंट इज डन। Let's move towards our second instrument. Second instrument is what? Galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर जो है एक सेंसिंग डिवाइस है। सेंसिंग डिवाइस ये करंट और वोल्टेज दोनों को ही ये सेंस करता है या फिर कह लो मेजर कर लेता है विद सम एरर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है आरजी, इसको यही लिख सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज आरजी। रेसिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है कि जब भी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कॉइल एक्सपीरियंस द टॉर्क। ओके, तो वैसा टाइप का जो क्वेश्चन है ना गैल्वेनोमीटर का, जिससे कि ये क्या सेंस है या इसका कितना सेंसिटिविटी है, ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं, उसका काम यहाँ पर नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का दूसरे तरह का यूज हम एक बार और सिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जितना काम है तुम्हें बस उतना रिवाइज करवा रहा हूँ। तो गैल्वेनोमीटर का ये जो होता है इसको कहते हैं डायल गेज। डायल गेज मतलब जो हमें सामने दिखता है। तो इसमें जो है डायल गेज में अगर मान लेते हैं ये 0 और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है n, इसके बीच में बहुत सारे अगर डिविजन्स हैं तो इसका मतलब हो गया कि इसके बीच में कितने डिविजन्स हैं? तो n डिविजन्स हैं। ठीक है, और यहां पर जो एक नीडल लगा हुआ है, ये जितना करंट इससे ज्यादा पास करोगे उतना ही ये नीडल राइट के तरफ शिफ्ट करता जाएगा और मैक्सिमम वहां तक जा सकता है। समझ में आता है? तो जिस वक्त करंट का वैल्यू 0, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन कब बनेगा? जब करंट 0 होगा। तो फिर ये वाला लाइन कब बनेगा? ये वाला लाइन कब बनेगा? तो जब करंट मैक्सिमम होगा। तो जब करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो उस वक्त उसको IG कहेंगे, तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो जब करंट IG पास करोगे तब इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। कितना आएगा? तो n आएगा। तो n डिविजन्स में IG करंट पास करता है। n डिविजन्स अगर पास करोगे, अगर ये पास कर गया तो ये IG करंट इसमें से पास करेगा। तो एक डिवीजन में कितना करंट पास करेगा? तो एक डिवीजन में IG बाय n ऐसे करेंगे। ऐसे भी कह सकते हो, अगर एक डिवीजन से करंट आपको मालूम है, इफ करंट थ्रू वन डिवीजन इक्वल्स टू I, देन IG इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो एक डिवीजन से I करंट है ना, तो टोटल डिवीजन कितना है? n, तो ये बन जाएगा n इंटू I। तो समझ में आ गया होगा कि हमें IG की जरूरत पड़ती है। तो इसका रेसिस्टेंस को बोलते हैं RG और मैक्सिमम करंट को बोलते हैं IG। हो गया भाई, RG IG। और इसका जो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका कुछ खास जरूरत पड़ेगा नहीं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं R इंटू आई, IG इंटू RG। ठीक है, तो वोल्ट मतलब गैल्वेनोमीटर का बस इतना ही काम था। रेसिस्टेंस होता है, इसमें मैक्सिमम करंट IG पास कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन n होता है। नंबर ऑफ डिवीजन का कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल। इस पर से आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हो गया आपका रिवीजन इसका। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आमीटर। आमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? करंट ही मेजर करते हो ना। तो आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो जब भी एक मान लो कि एक रेसिस्टेंस है एक सर्किट में कहीं पर भी अगर तुम्हें ऐसा एक सर्किट है, तुम्हें इसमें अगर करंट को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे आमीटर के लिए कि यहाँ पर सीरीज में, इस सर्किट के सीरीज में आमीटर लगा देंगे। तो आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है टू मेजर द करंट। ठीक है, इट मेजर्स करंट। ठीक है, कैसे बनाते हैं आमीटर को? तो आमीटर को, जिसका कि ये कुछ सिंबल है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। यहां पर एक गैल्वेनोमीटर
और एक शंट रेसिस्टेंस, ये है, इसी को कहते हैं हम लोग अमीटर। तो अमीटर के अंदर में गैल्वेनोमीटर और शंट रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में होता है। मतलब रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर अगर हमसे पूछ लिया जाए तो Rg इंटू एस बाय Rg प्लस एस, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, शंट। और ये शंट का यूज क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो शंट का यूज ये है कि ये इससे जो पास हो रहा है ना करंट, ये जो करंट इससे पास हो रहा है, इस करंट के रेंज को कंट्रोल करता है। शंट जो है ये इट कंट्रोल्स रेंज ऑफ करंट। शंट के और भी यूज हैं, शंट के और भी यूज हैं, लेकिन मेन यूज क्या है, ये करंट के रेंज को। तो ये शंट जितना छोटा होगा, याद कर इस लाइन को ध्यान से सुन, शंट जितना छोटा होगा उतना ही करंट का रेंज ज्यादा होगा। शंट जितना छोटा होगा उतना ही करंट का रेंज ज्यादा होगा। याद हो गया? ओके, चलो याद हो गया। रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आप जो है यहां से हटाओ। अब यहां पर आते हैं, यहां अभी सपोज करो ये जो करंट आई है, इस आई का यहां पर ऑब्वियसली डिवीजन हो रहा होगा। तो मैक्सिमम में अगर सोचूं तो इधर पे गया करंट आई जी, और ऊपर वाले ब्रांच में जाएगा तो कितना बचेगा, आई माइनस आई जी। सबके सब समझ रहे हो ना? तो ये दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू क्या हो गया, एस। समझ में आता है? तो यहां से अगर हम लोगों ने आई को निकालने का ट्राई किया तो आई जो हमारा निकलेगा, आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू निकलेगा आई जी इंटू 1 प्लस जी बाई एस। अब बोलोगे क्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है? पुराने क्वेश्चन से ज्यादा, लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। नाउ आई विल गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन व्हिच इज द वैल्यू ऑफ एस। तो यहां से ये s का वैल्यू निकालो, s। तो ये i माइनस आई जी को इधर भेज दे, तो ये बन जाएगा आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। बोलोगे ये क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है। आई जी का वैल्यू आई से बहुत कम होता है, आई जी का वैल्यू आई से बहुत कम होता है, तो आई माइनस आई जी की जगह पर ऑलमोस्ट आई लिख देते हैं। सो s का वैल्यू आई जी बाई आई इंटू जी हो जाता है। ये आपको मेमोराइज करके अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना है। शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू वो पूछता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस फॉर दिस मच ऑफ रेंज। तो आपके लिए यही इक्वेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल s इक्वल्स टू आई जी बाय आई इंटू जी, आई जी बाय आई इंटू जी, s इक्वल टू आई जी बाय आई इंटू जी। आई जी क्या है? मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई क्या है? मैक्सिमम करंट थ्रू अमीटर, यानी रेंज ऑफ अमीटर। जी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में बात है? कोई एक अमीटर, ये याद हो गया? चलो यहां पर से फिर से देखो, कोई एक अमीटर ऑलरेडी है, उसका रेंज दिया हुआ है I1। अब उसका भी अगर हमें बनाना है A2 जिसका रेंज है I2, ठीक है, अगर हमें यही काम करना है तब भी कितना शंट लगेगा? तो अगर हमें शंट लिखना है इस केस में भी, तो जो पुराना वाला फॉर्मूला था ना S, क्या लिखे थे तुम? आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू वॉट, जी। ठीक है, सेम वही वाला फॉर्मूला आप यहां पर भी लगा सकते हो। सॉरी, यहां पर तो आपने अप्रोक्सीमेशन भी मैंने सिखाया ना, आई जी बाय आई इंटू जी, आप यहां पर भी लगा सकते हो सेम फॉर्मूला। तो S इज इक्वल्स टू, ये देखो, आई जी मतलब क्या? पुराना वाला करंट, इसका ये, तो I1 बाय I2 माइनस I1 इंटू जो रेसिस्टेंस यहां पर था, तो रेसिस्टेंस ऑफ A1 जो भी वहां पर लिखा हुआ है। आप इसी को ऐसे करके भी लिख सकते हो, I1 बाय I2, चूंकि बड़ा है ना, I2 इज मच बिगर, इसमें अगर I2 बहुत बिगर है तो I1 बाय I2 इंटू रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बोलोगे क्या ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अमीटर से दूसरा अमीटर बनाना इंपॉर्टेंट तो है, मैं नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अमीटर का रेंज को बढ़ाने के लिए तो हाँ, लेकिन जब एक अमीटर का रेंज को बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ I2 माइनस I1 में से
ये I1 को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो सिखाया कि जब एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर बनाते हैं तो ऐसे में Ig का वैल्यू बहुत छोटा होता है और Ig I के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाता है, तो डायरेक्टली Ig by I into G होता है। तो दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। याद हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे तुम लोग। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ये अगर किसी ने भी नहीं समझा तो भी आप इसको याद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट डिवाइस है अपना लास्ट, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हम लोग हमेशा ही एक सर्किट में अगर मान ले हमें लगाना है तो जिसके भी अक्रॉस मेजर करना है उसके पैरेलल में लगाते हैं वोल्टमीटर को। तो वोल्टमीटर का जो है काम ही क्या है, तो इसका काम है वोल्टेज को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो वोल्टमीटर जो होता है इट इज इक्वल टू जो अपना गैल्वेनोमीटर था उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा देना। ठीक है, ये आर जो है उसके सीरीज में लगा देना, इसको सीरीज रेसिस्टेंस कहते हैं, RS भी कह सकते हो। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इज G प्लस RS के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाते हैं वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा के क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हो। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हो या पैरेलल में लगाते हो रेसिस्टेंस को, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं। कितना रेसिस्टेंस होता है, G प्लस R। ठीक है, ओके। अच्छा, वोल्ट मीटर कितना रीडिंग तक मेजर कर सकता है, तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वोल्टेज है, तो V इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, IR। तो I के जगह पर तो मैक्सिमम IG इंटू रेसिस्टेंस के जगह पर रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर IG इंटू RV। तो इसी को आप लिख सकते हो IG इंटू रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या बन जाता है, G प्लस RS। तो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं अगला स्लाइड में इसको फिर से लिखता हूं, V इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस RS। बहुत बार वो ऐसा बोल देगा कि ये एक एमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे वोल्ट मीटर में। एक एमीटर है, एमीटर का रेंज दिया हुआ है I, इस एमीटर को कन्वर्ट करना है हमें वोल्ट मीटर में। बताओ उसके सीरीज में कितना रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और इस वोल्ट मीटर का जो रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए V0। कैसे लिखोगे, तो इसका जो रेंज होना चाहिए ना वो यहां पर लिखो, V0 इक्वल्स टू जिस चीज को तुम कन्वर्ट कर रहे हो उसका करंट को लिख दो, वही IG का काम करेगा, यानी I इंटू अभी इसका जो भी रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये वोल्ट मीटर तैयार हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना। गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनाते हैं तो संट जो लगता है उसका वैल्यू लिखते हैं IG बाय I इंटू G, याद रहेगा। जब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसमें एक इक्वेशन जो हमारा काम करता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस RS। ठीक है, तो यहां से आपको सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो दोनों के इक्वेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है, which should not be forgotten। ठीक है, तो ये अपना था इंस्ट्रूमेंट। एक बार हम लोग जो है अपने नोट से भी मैच करके देख लें तो खत्म हो जाएगा ये। तो ये हो गया भाई मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस चीज पर काम करता है, इट इज अ डिवाइस बेस्ड अपॉन बैलेंस व्हीट स्टोन। ये R1 है, R2 है, L है, 100 माइनस L है। ठीक है, चलो R1 by R2। ठीक है, इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर व्हाट विल इफेक्ट, तुम लोग इसको पढ़ो। मीटर ब्रिज विल स्टिल वर्क, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट विल रिमेन एट द सेम। ओके, संटिंग ऑफ रेसिस्टेंस का क्या फर्क पड़ेगा, चलो रीड करो, है ना। संटिंग जिधर भी कर रहे हो उधर का रेसिस्टेंस कम होगा तो उसका बैलेंसिंग लेंथ भी कम होना चाहिए। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर, इट इज अ डिवाइस बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने बोला बाद में मैग्नेटिज्म इफेक्ट पर बेस्ड है। इसमें करंट पर डिवीजन IG बाय N लिख सकते हो। ओके, रेसिस्टेंस को RG या G से भी लिखते हैं, रेंज को 0 से IG और वोल्टेज को 0 टू VG। ठीक है, एमीटर जो है वो एन एमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल विथ ए स्मॉल शंट रेसिस्टेंस।
इसको गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा करके बनाते हैं। इसका रेसिस्टेंस, इसका रेंज, है ना, ठीक है। आई इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे ये यही वाला इक्वेशन था जो इंपॉर्टेंट था। फिर अपना वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर के लिए भी हमारा एक इक्वेशन है, V इक्वल्स टू आई जी इंटू आर वी, आई जी इंटू जी प्लस आर नॉट। हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर या वोल्ट मीटर? तो एमीटर का रेंज को अगर हमें इंक्रीज करना है तो शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कैसे? ये इक्वेशन देखो, आई ही तो है मैक्सिमम करंट, आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस जी बाई एस, एस को घटाओगे आई बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हाउ कैन वी इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर का रेंज को बढ़ाना है तो सीरीज वाले रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दो। तो आर वी, ये जो सीरीज वाला रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू बढ़ाओ, रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर अपना ये, अरे ये रिवीजन को हम लोग खत्म करते हैं। डन। चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे फिर मिलेंगे।